मोरारजी देसाई संजय को या नई जनता गवर्नमेंट संजय को हर्ट करेगी, कुछ कर सकती है संजय के खिलाफ, मतलब जान से मार। उनका डर था क्या जान से तो नहीं मार देंगे संजय गांधी को, ये डर था। संजय के बारे में ये कहा कि मुझे डर है, मैं तो पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी बनिस्बत ये संजय को कुछ नहीं करे, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। एक जगह आपने लिखा है कि आधी रात को जब इस्तीफा देने के बाद सोनिया और राजीव गांधी को कहा इंदिरा गांधी ने कि कहीं चले जाओ आप लोग, और राहुल प्रियंका को लेकर सुमन दुबे के यहाँ कहीं गए, ऐसा कुछ है शायद, या उससे पहले राजीव गांधी बॉम्बे भी गए कि कोई प्राइवेट प्लेन का इंतजाम हो, विदेश चले जाए, तो ऐसी स्थिति हो गई थी वाकई? मतलब ये सब क्रॉस चेक्ड है? हाँ, ये क्रॉस चेक थे। आशंकाएं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसमें एक फैक्टर ये भी था कि कहा जा रहा था कि मोरारजी अगर थोड़ा लिबरल भी हो जाए, सॉफ्ट भी हो जाए, तो चरण सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस और दूसरे लोग थे जो संजय को बख्शना नहीं चाहते थे। तो सोलन की जो घटना आपने लिखी है, जब मैं पढ़ रहा था 4-5 बार पढ़ा, पूरी अंडरलाइन की हुई है कि वहाँ सोलन में गेस्ट हाउस में रहना अनिल बाली के साथ, और उसके बाद उनको अनिल बाली ने एक मंकी कैप दे दिया ताकि वो नीचे घूमने जाए तो सोलन के लोग न पहचाने, और वो कम बात करते थे, वन लाइनर, और उसके बाद 16 दिन बाद वहाँ से चुपचाप गाड़ी उठा के भागने की कोशिश, वो सीक्वेंस भी आपने क्रॉस चेक किया, एक बार बताइए भी। तो जब ये थोड़ा वॉक के लिए बाहर जाते थे तो इन्होंने मंकी कैप दे दिया था इनको कि आपकी लोगों को पता नहीं होना चाहिए। उनकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो खड़ी हो गई, तो उन्होंने बॉनेट खोला और देख रहे थे क्या, और लोग इकट्ठे हो जाते हैं जब ऐसा होता है, तो लोग इकट्ठे हो गए, इनको पहचान लिया। तो अनिल बाली कहते हैं कि इतना हॉस्टाइल हो गया था ना कि ये संजय गांधी जो माहौल था बहुत खिलाफ था उस समय, जो कि इंदिरा गांधी का चामुंडा मंदिर जाने का कार्यक्रम होना, कि हिमाचल में उस चामुंडा मंदिर जाने वाली थी, और चामुंडा जो 80 में शपथ लेने के बाद, मतलब जनता पार्टी के फॉल के बाद, और उसके बाद शायद जो इसमें अगर मुझे याद आ रहा है 20 तारीख थी, 20 जून, जो वहाँ इन्फॉर्मेशन चला गया कि इंदिरा गांधी आने वाली हैं, हिमाचल के चीफ मिनिस्टर रामलाल, पूरी उनकी मशीनरी, और उसके बाद सडनली गया, नहीं इन्फॉर्मेशन पहले गई थी, धवन ने पहले मई में लिखा था शायद, 20 जून को गया कि वो नहीं आ रही है, जारी था चामुंडा में। वो बहुत नाराज हुआ, उसने कहा कि आम आदमी या औरत नहीं आती तो माँ माफ कर देती है, लेकिन शासक नहीं आता, एक तौहीन है माँ की, फिर माँ कभी माफ नहीं करेगी। 50 किलोमीटर जब चले थे सड़क पे तो खबर आती है कि संजय गांधी का प्लेन क्रैश कर गया। जगजीवन राम के बेटे को सेक्स स्कैंडल की उनकी तस्वीरों की वजह से उनके बेटे की छवि खराब हो या दुनिया के सामने जाए और उसकी सजा जगजीवन राम को मिले। सुरेश राम और एक लड़की जिनके साथ वो घूमते थे, सुषमा चौधरी नाम, सुषमा चौधरी, जो जाट थी, इससे भी लोग, चरण सिंह का जो कैंप था वो नाराज था। लेकिन जो फोटोज थी, जो इंटरेस्टिंग कहानी है, वो फोटोज लेके राजनारायण कपिल मोहन के घर गए और मिलने बाबू जगजीवन राम से। तो राजनारायण जैसे ही बाबूजी को लेके गए कपिल मोहन, उन्होंने कहा आज ये काबू में आ गए। संजय आए बाहर और कहा, फोटो देखी, कहा तू मुझे क्या पोर्नोग्राफी दिखाने आया इस टाइम रात के? तो उन्होंने कहा नहीं, ये पोर्नोग्राफी नहीं, ये सुरेश राम है। तो वो तुरंत वापस गए, इंदिरा जी को बुलाया, इंदिरा जी बाहर आई, देखा और कहा कि किस किस को ये पता है। तो इसका मकसद, तो एक बड़ा मकसद यही था कि एक ऐसे दलित नेता का जो देश का प्रधानमंत्री का दावेदार था, इंदिरा गांधी के लिए भी चैलेंजर था, मोरारजी के समय एक समानांतर प्रधानमंत्री के दावेदार थे, इसको इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन ये करो कि उसके बाद हमेशा जगजीवन राम का पॉलिटिकल करियर उस टॉप पोस्ट के लिए खत्म। संजय गांधी पर आपने थोड़ा कम लिखा है, मतलब उनके इमरजेंसी के दौर में संजय गांधी के क्रियाकलाप और आरोपों पर, जिसमें रुखसाना सुल्ताना जो अमृता सिंह की मां है, दुजाना हाउस, नसबंदी, बहुत सारी चीजें, वो जानबूझकर आपने छोड़ा, या आप कि उतने शॉर्ट टेम्पर्ड थे, टेम्परामेंटल ऐसे थे संजय गांधी कि वीर बहादुर सिंह के साथ कहीं गाड़ी में जा रहे, मैं लड़कों को अपने सहयोगियों को सुना रहा था, गाड़ी में कहीं जा रहे थे और रास्ता भटक गए, कहा आप कहाँ जाना है,
तो वीर बहादुर सिंह ने कहा कि अब मुझे भी पता नहीं, तो वहीं उतार दिया। वो भी कहे कि कहाँ हम पहुंच गए मुझे पता नहीं है, किसी पत्रकार ने मुझे बताया था, जिसको वीर बहादुर सिंह ने बताया था। तो उन्होंने कहा निकल, वहीं छोड़ के एब्सोल्यूट उजाड़ जगह पे। नमस्कार दोस्तों, भारतीय राजनीति पर अपनी छाप छोड़ने वाले कई ऐसे किरदार हैं, कई ऐसे दिग्गज नेता हुए हैं जिनके बारे में बहुत कुछ लिखा, बोला और सुना जा चुका है। उनके दौर के किस्से, उनके दौर की साजिशें, उनके दौर की सियासी घटनाएं, उनके दौर में पर्दे के पीछे चलने वाली राजनीति, तमाम तरह के दांव-पेच, जब अलग अलग किताबों की शक्ल में वो कहानियां या किताबों में दर्ज होकर उस दौर की कहानियां आती हैं तो हम सब चौंकते हैं। बावजूद इसके साल 2 साल में कोई एक ऐसी नई किताब आ जाती है जिस किताब में देश के उन दिग्गज नेताओं के बारे में कुछ ऐसी कहानियां होती हैं, ऐसी घटनाओं का जिक्र होता है कि एक बार फिर हम चौंकते हैं कि अच्छा, हमने तो फला प्रधानमंत्री के बारे में, फला नेता के बारे में इतना कुछ पढ़ रखा है, लेकिन ये सब तो पहली बार सुन रहे हैं। बात जब देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों की हो, जिन पर दर्जनों किताबें हैं, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं जिन पर 5, 7, 8, 10, 20 किताबें न लिखी गई हो, और तब उस बीच कोई ऐसी किताब आ जाए जिसमें 6 प्रधानमंत्रियों का जिक्र हो, उनके दौर की साजिशों का जिक्र हो, उनके दौर की सियासत का जिक्र हो, उनके विवादित फैसलों का जिक्र हो और कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र हो जो आपने सुना ना हो, तो चौंकना वाजिब है। ऐसी एक किताब आई नीरजा चौधरी की। सीनियर जर्नलिस्ट, कई दशकों तक उन्होंने भारतीय राजनीति को बहुत करीब से देखा है, एक चश्मदीद के तौर पर, एक रिपोर्टर के तौर पर पावर सेंटर में हो रही घटनाओं को देखा है, उन नेताओं को, उनके फैसलों को देखा है। नीरजा चौधरी की एक किताब कुछ महीने पहले आई। किताब का नाम है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। करीब करीब 6 पन्नों की यह किताब है, माफ करें 600 पन्नों की किताब है, और इसमें 6 प्रधानमंत्रियों का जिक्र है। हर प्रधानमंत्री पर 70, 80, 90 पन्ने हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री राजीव गांधी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री वीपी सिंह, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। उन प्रधानमंत्रियों के बारे में नीरजा चौधरी ने वो सब लिखा है जो, अगर मैं कहूं कि मैंने उन प्रधानमंत्रियों के बारे में कई किताबें पढ़ी है, लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ ऐसा है जो मैंने आज तक, इससे पहले, इस किताब को पढ़ने के पहले तक सुना भी नहीं था, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे इंदिरा गांधी के बारे में कम से कम 1 दर्जन किताबें तो मेरे पास हैं। प्रणय गुप्ते की मदर इंडिया, सागरिका घोष की किताब, इमरजेंसी कुमी कपूर की किताब, ऐसे बहुत सारी किताब, ज्ञान प्रकाश की किताब कुछ दिन पहले है, इमरजेंसी क्रॉनिकल्स, कैथरीन फ्रैंक की किताब, कुलदीप नैयर की किताब, पीएन धर की किताब, पुपुल जैकर की किताब, ऐसे बहुत सारी किताबें। इन तमाम किताबों के बावजूद, इंदिरा गांधी पर इतनी किताबों के बावजूद, जो 25, 30, 35 सालों में मैंने पढ़ी, बहुत कुछ भूल भी गया, धीरे धीरे चीजें भूलता है आदमी, लेकिन उसके बावजूद जब ये किताब मेरे हाथ में लगी और इसके 80 पन्ने जब मैंने पलटे, जो पहला चैप्टर इंदिरा गांधी पर है, तो ऐसा लगा कि सामने कोई पटकथा चल रही हो, और उस पटकथा के स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर नीरजा चौधरी ऐसी कहानियां लिख रही हो जिस दौर में दर्जनों किताबें लिखी गई जिस प्रधानमंत्री पर, उन किताबों से वो कहानियां बाहर छूट गई। वो कहानियां जो संजय गांधी से जुड़ी। संजय गांधी इमरजेंसी के दौर में कैसे बहुत पावरफुल थे, और वही संजय गांधी जब जनता पार्टी की सरकार आई तो कैसे इंदिरा गांधी उन्हीं संजय गांधी को लेकर कितनी डरी हुई थी कि उन्हें गोपनीय स्थान पर रहने के लिए भेज दिया गया, 16 दिन कहीं बाहर रहे। कैसे इंदिरा गांधी इतनी डरी थी, वो ताकतवर प्रधानमंत्री जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, कि अपने दोनों बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी को कहीं दूर भेज देना चाहती थी। कैसे राजीव गांधी दिल्ली से मुंबई चले गए थे, बॉम्बे तब था कि कोई प्राइवेट एयरक्राफ्ट का इंतजाम हो और विदेश जा सके, जब जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। कैसे राजनारायण से आधी रात को संजय गांधी की मुलाकातें इंदिरा गांधी के करीबी शराब कारोबारी के घर पर हुआ करती थी, ताकि मोरारजी की सरकार को गिराया जाए और चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन सके। कैसे राजनारायण और संजय गांधी एक दूसरे के करीब आए, जो एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं सुहाते थे। कैसे वो राजनारायण जिन्होंने इंदिरा गांधी को न सिर्फ शिकस्त दी 1977 में,
बल्कि 1971 के चुनाव के बाद मुकदमेबाजी की, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी के खिलाफ जगमोहन लाल सिन्हा का वो फैसला आया हाईकोर्ट के जज का, और उसके बाद देश में इमरजेंसी लगी। वो राजनारायण कैसे संजय गांधी के करीब हो गए, या उन राजनारायण की जरूरत इंदिरा गांधी को कैसे पड़ गई, कैसे इंदिरा गांधी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाने में मदद करती हैं, और कैसे इंदिरा गांधी चरण सिंह प्रधानमंत्री की शपथ लेकर उनके घर आए पहले, इसलिए घर पर फूल माला गुलदस्ते लेकर इंतजार करती रह जाती हैं। चरण सिंह वहां से गुजर जाते हैं और उसके बाद उस सरकार की म्याद तय हो जाती है और 23 दिन में चरण सिंह से इंदिरा गांधी समर्थन वापस लेती है। ऐसी बहुत सारी कहानियां, और उन कहानियों को पढ़ते वक्त मैंने तय किया कि इन कहानियों की जो लेखिका हैं, आई विटनेस हैं या राइटर हैं, नीरजा चौधरी, उनसे बात की जाए। तो हमारे साथ नीरजा चौधरी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और मैंने जो आपकी किताब की भूमिका में कहा, ये सब सही कहा, ये कहानियां इसमें हैं जी। और इसमें चूंकि 6 प्रधानमंत्रियों का जिक्र है, और वो जो 80 पन्ने इंदिरा गांधी पर हैं, वो 80 पन्ने दर्जनों किताबों पर भारी हैं, इसलिए हमने तय किया कि हम उन 80 पन्नों में जो दर्ज कहानी है इंदिरा गांधी की, उस पर आज नीरजा चौधरी जी से बात करेंगे और ये सिलसिला शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे कि बाकी जो 5 प्रधानमंत्री हैं उन पर भी हम आगे वक्त निकालकर, नीरजा जी जब भी वक्त देंगी उन पर भी हम अलग से बात करेंगे, ताकि किसी एक कहानी के साथ नाइंसाफी ना हो। तो बहुत स्वागत है नीरजा जी। जितनी किताबों का मैंने जिक्र किया इंदिरा गांधी पर, 1 दर्जन 9-10 तो यही है, विनोद मेहता की भी है, तो आपने भी ज्यादातर पढ़ी होगी जी। लेकिन इस किताब को पढ़ते वक्त, जैसे इंदिरा गांधी का चैप्टर और बाकी भी, तो मैं कह सकता हूँ इसमें थ्रिल है, सस्पेंस है, ड्रामा है, एक्शन है, बहुत कुछ है। तो पहला सवाल तो यही कि इतनी किताबें, जिनमें से ज़्यादातर मैं जानता हूँ आप पढ़ी होंगी, क्योंकि एक राइटर जब काम करता है तो रिसर्च भी करता है, बहुत सारी कंटेम्प्रेरी राइटिंग्स पढ़ता भी है। आपसे सुनना चाहूँगा कि क्या अलग है जो उन तमाम किताबों में नहीं है, उसके बाद मैं बताऊँगा कि क्या अलग है, लेकिन पहले लेखक से सुनो। जब मैं ये किताब लिखना चाह रही थी तो मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि मैं ये यंग लोगों के लिए लिखना चाहती हूँ, आपकी मेरी जनरेशन के लिए डाउन मेमोरी लेन है ये। डिटेल ज़्यादा होंगी पर मोटा मोटा हमको मालूम है क्या हुआ, लेकिन जो आज की यंग जनरेशन है उनको उत्सुकता हो कि देश में पहले क्या हुआ, पास्ट कैसे प्रेजेंट से लिंक्ड है, वो मैं करना चाहती थी। और मैं दूसरा एक ब्यूटीफुल प्रोज की तरह नहीं लिखना चाह रही थी। मेरा एडिटर से कई बार झगड़ा होता था इस चीज़ पे। पॉलिटिक्स सस्पेंस के बारे में है, पॉलिटिक्स ड्रामा है, एक नौटंकी है, जैसे आपने कहा बिट्रेयल है, मैनिपुलेशन है, कई चीज़ें उसमें आती हैं। तो मैं चाहती थी लिखने की शैली जो हो ना, वो उस चीज़ को कैप्चर करे। तो एफर्ट किया मैंने। आपने जिन किताबों का जिक्र किया, बहुत शानदार किताबें हैं लिखी हुई हैं। एक सेमिनल वर्क है कैथरीन फ्रैंक का, तो एकदम पुपुल जयकर, बहुत किताबों का सोर्स कैथरीन फ्रैंक और पुपुल जयकर है। बिल्कुल, और पुपुल जयकर ने बहुत दिल से अपनी दोस्त के बारे में, इंदिरा गांधी उनकी दोस्त थी, और जब इंदिरा गांधी जिस दिन हारी 20 मार्च 1977 और शाम को बैठी थी घर में अकेली, और आर.के. धवन जो उनके सेक्रेटरी थे, एड थे, वो आए कमरे में ये बताने के लिए कि कैसे वो हार रही हैं और गैप हार का बढ़ता जा रहा है। तो उसके तुरंत बाद 8 बजे रात को पुपुल आए और उन्होंने देखा पुपुल को और कहा, पुपुल मैं हार गई हूँ। और पुपुल और वो दोनों सोफे पे एक दूसरे के साथ बहुत समय तक एकदम बिना कुछ कहे बैठे रहे। तो उनसे दोस्ती थी। तो पुपुल जयकर ने बहुत इंसाइट्स दी हैं इंदिरा गांधी पे। मैंने जो लिखा है, जब मैं लिखने का सोच रही थी कि निर्णय लूँगी मैं प्रधानमंत्रियों के, उसको मैं स्टडी करूँगी कि कैसे हुए। ये उनके बारे में नहीं है, एक हिस्ट्री नहीं है, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स नहीं है, ये ना बायोग्राफी है। कैसे प्रधानमंत्री निर्णय लेते हैं, क्या प्रेशर्स होते हैं, क्या पुल्स होते हैं, क्या लॉबीज हैं जो काम करती हैं देश के अंदर, बाहर की लॉबीज, कास्ट, कम्युनिटी, इसका क्या असर होता है प्रधानमंत्री, और इन सब चीज़ों के बीच में
कैसे प्रधानमंत्री फंसा होता है किसी द्वंद में, फंसा होता है, और उसके अपने क्या इमोशनल इश्यूज होते हैं जो भी काम करते हैं, जो कई बार हिस्ट्री इतिहास नहीं कैप्चर करता और है। किनसे वो शेयर करता है या करती है, उन तक पहुंचना। और हम मानते हैं, बिल्कुल हम मानते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर सबसे पावरफुल होंगे, उनके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। ऐसा नहीं होता है। और जो मैंने सीखा पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के थ्रू, और अब मुझे पत्रकारिता में तक लगभग 50 साल हो रहे हैं, तो ये था कि बड़े लोग, ये बड़े और छोटे लोग का जो मैं कह रही हूँ ना, ये वैल्यू जजमेंट नहीं है, लेकिन जो पावरफुल लोग हैं जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स हुए, उनको शायद कम पता होता है। और बाकी लोग जो इर्द गिर्द रहते हैं प्रधानमंत्री के, जो कई घंटों देखेंगे प्रधानमंत्री, आर.के. धवन, एम.एल. फोतेदार, अनिल बाली जो एक मोहन लिखन के, हाँ, जिनको मैंने कोट किया है, वो कई घंटे हर रोज प्रधानमंत्री के अगल बगल रहते। कोई ड्राइवर, कोई कुक, कोई घर में रहने वाला आदमी, बिल्कुल उनको कई बार ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं। तो सोर्सेज, जैसे यही एक जर्नलिस्ट में फर्क है, सोर्स। बिल्कुल, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब मैंने इंदिरा गांधी के बारे में जो डिसीजन लिया है ना, वो इन वन वे डिसीजन भी नहीं है। बांग्लादेश का क्रिएशन बहुत इम्पोर्टेंट था, देख सकते थे, पर इतना कुछ लिखा हुआ है उनकी, उसके ऊपर इमरजेंसी कैसे हुई, कैसे लागू की, क्या हुआ, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है इंदिरा गांधी की पॉलिटिक्स में। उसके बारे में बहुत लिखा, 500 पन्ने की किताब सिर्फ इमरजेंसी। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि आज भी जो चीज लोगों को इंटरेस्ट करती है, जो ऑब्जर्वर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और आज भी इसके बारे में चर्चा होती है, इंदिरा गांधी ने 1977 में इलेक्शन क्यों बुलाया? बिल्कुल करने की जरूरत नहीं थी, इमरजेंसी थी, वो देश की नेता थी, एक साल और खींच ही रहा था, खींच सकता था। संजय गांधी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कहे जाते थे, बिल उनकी मदद कर रहे थे, वो उनको अपना सक्सेसर मानती थी। वेस्टर्न नेशंस की तरफ से कोई सैंक्शंस तो थे नहीं, कई लोग थे जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था, लेकिन कोई कारण नहीं था कि सडनली वो इलेक्शंस ऑर्डर कर दें। अब कई लोगों का मानना है कि वो डेमोक्रेट नेहरू की बेटी ज्यादा थी बनिस्बत डिक्टेटर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी संजय गांधी की माँ। हालांकि इनके बीच में भी कुछ रही होंगी, क्योंकि इसी में एक कोट है जो किसी से वो कहती हैं कि मैं अपने बाप की तरह संत नहीं हूँ। वो तो रियल पॉलिटिक का बहुत इंटरेस्टिंग चीज उठा रहे हैं आप। वो एक मास्टर थी रियल पॉलिटिक की, साम दाम दंड भेद की जो राजनीति है, और पावर का क्या कैरेक्टर है, नेचर ऑफ पावर जो बोलते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह समझती थी। तो एक बार इनके पास मिलने आए थे चंद्रभान गुप्ता, जब चीफ मिनिस्टर थे, हाँ, सीएम थे यूपी के, और अपनी लॉयल्टी शिफ्ट कर रहे थे सिंडिकेट ऑफ लीडर्स जो इनकी खिलाफत कर रहे थे। तो बनारसी दास गुप्ता आए थे इनसे मिलने, उनके करीब थे चंद्रभान गुप्ता के, और इंदिरा गांधी ने उन्हें बैठने के लिए भी नहीं कहा, लिख के आंखें भी ऊपर नहीं की, और कहा कि चंद्रभान गुप्ता से बता देना मेरा बाप संत था, मैं नहीं हूं। तो ये जो आप कह रहे हैं ना रियल पॉलिटिक, उसकी शुरुआत मैं मानूंगी। हालांकि नेहरू के ज़माने में भी ये सब रहा होगा, पर उसको एक आर्ट और साइंस में परिवर्तित कर देना, और जिसको फॉलोइंग दशकों में पॉलिटिशियंस ने इनको स्टडी किया, इनको फॉलो किया, कैसे पावर में आना और कैसे पावर को रखना। अब मैं सिलसिलेवार इस पर कुछ सवाल करूंगा, जो जितना मैंने थोड़ा पढ़ा है, ताकि वो किससे बताए इंदिरा गांधी के बारे में। लेकिन एक सवाल मेरे मन में, हालांकि उसका यहाँ मैं आपको थोड़ा रोकती हूँ क्योंकि इनकम्प्लीट था जी। जो डिसीजन मैंने देखा, वो कैसे इलेक्शंस उन्होंने क्यों ऑर्डर किए, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो 33 महीने फॉलो किए अब हारने के बाद 77 में, उसमें इंदिरा गांधी ने क्या किया,
जिसकी वजह से वो पावर में दोबारा आई 1980 में। वो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब ये जो लागू किया इन्होंने साम दाम दंड भेद की राजनीति, और संजय गांधी जो कारण था कि हारे 77 में, वो बन गया कारण उनकी जीत का 1980 में। तो क्या चीजें थी उन्होंने की। हाँ, उस पर आऊंगा, क्योंकि वो मैंने नोटिंग की है, इंटरेस्टिंग की, कैसे यशपाल कपूर के साथ छोटे प्लेन में ट्रेवल करती थी, कैसे अपना खाना लेकर यहाँ वहाँ पूरी रात, उस पर आऊंगा। लेकिन जो एक सवाल मेरे जहन में आया, हालांकि उसका जवाब आपने भूमिका में दिया है, कि प्रधानमंत्री मोदी थर्ड टर्म आ रहे हैं, 10 साल पूरे हो गए, बहुत सारे फैसले उन्होंने किए, बहुत सारे विवादित भी किए, बहुत बड़े फैसले भी, हिस्टोरिकल फैसले भी। आपने प्रधानमंत्री मोदी को क्यों एक्सक्लूड किया? हालांकि आपने कहा है इसमें, उसका एक काउंटर पूछूंगा, पहले मैं आपसे सुनना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में मैं लिखना चाह रही थी। मैंने जो निर्णय लिया था वो ये था कि 14 प्रधानमंत्री के बारे में मैं नहीं लिख सकती हूँ एक किताब में, तो जिन्होंने अपना टर्म कंप्लीट किया उनके बारे में लिखा जाए। अब 2 एक्सेप्शंस मैंने इस रूल के रखे। जवाहरलाल नेहरू, ये नहीं क्योंकि आज बहुत लोग उनको रबिश करते हैं इसलिए नहीं, मेरी अपनी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो शुरू हुई वो नेहरू के बाद हुई, और मुझे लगा इनके बारे में मैं कट एंड पेस्ट ही कर पाऊंगी, तो मैंने छोड़ दिया उनको। विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनकी प्रधानमंत्री की टर्म मैंने बहुत क्लोजली फॉलो की, उनको मैंने इंक्लूड किया। हालांकि वो 11 महीने ही रहे प्रधानमंत्री, क्योंकि उनके जो निर्णय थे मंडल वाला, उससे देश की राजनीति बदल गई। आज तक वो हम फील कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी, जिनको मैं इंक्लूड करना चाह रही थी, क्योंकि उन्होंने देश की राजनीति बदल दी, हमारी कॉन्शियसनेस में छाए हुए हैं। आप जैसे कह रहे थर्ड टर्म में हैं, हालांकि माइनॉरिटी गवर्नमेंट, बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं है ऑन इट्स ओन, बट कोलिशन गवर्नमेंट में। और मैंने एक ड्राफ्ट भी लिखा, लेकिन मुझे लगा, और 1-2 लोगों ने जिन्होंने पढ़ा वो, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा सबसे हल्का चैप्टर होगा, सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है लेकिन सबसे हल्का चैप्टर होगा। ऑफ कोर्स मेरे मन में ये दुविधा तो थी कि भाई वर्क इन प्रोग्रेस है, उस समय थर्ड टर्म नहीं हुआ था, इवेंट्स ओवरटेक ना कर लें, और हाइंडसाइट होती है ना, आप मुड़ के देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छा असेसमेंट होता है, जो कि और प्रधानमंत्रियों के बारे में हुआ था। लेकिन जो कारण था वो ये था कि जो हार्ड इनसाइड इंफॉर्मेशन जो मेरे पास होनी चाहिए थी, कुछ थी पर पर्याप्त नहीं थी, और जिन लोगों ने दी थी वो अपना नहीं चाहते थे कि वो अपना उनका नाम आइडेंटिफाई हो। बाकी जगह मैंने सोर्सेस बहुत कम हैं, मेरे लोगों के नाम लेके मैंने लिखा है। तो मुझे लगा जब तक प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी पे है, जो लोग उनके इर्द गिर्द हैं वो आपसे बात खुल के नहीं करेंगे, तो इसलिए करेंगे भी तो एनोनिमस होके पूरा कैसे लिखे, और बहुत कम एनोनिमस होके भी। तो मुझे लगा कि इस चीज को फ्यूचर के लिए छोड़ दिया जाए। अब इसका एक काउंटर है कि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी पर बीते 10 सालों में दर्जनों किताबें लिखी गई, कम से कम 10 तो मेरे पास रखी है। लेकिन एक दौर था जब मुख्यमंत्री थे और तब नीलांजन मुखोपाध्याय ने किताब लिखी, और उसके बाद वो किताब लिखने के बाद भी ही उनका पीएमओ में एंट्री बैन हो गया और वो बाहर हो गए, क्योंकि उस किताब के कुछ पन्ने चैप्टर मोदी जी को सूट नहीं किया। मोदी राज में बहुत कुछ हुआ, अच्छा बुरा, जो भी बड़े फैसले, जो मैंने कहा, मैंने इसलिए सवाल पूछा कि जैसे आप लिख रही हैं जब नरसिंह राव के बारे में, जब आप लिख रहे हैं इंदिरा गांधी के बारे में, जब आप लिख रही हैं मनमोहन सिंह के बारे में, तो बहुत सारी इनसाइडर वाली इंफॉर्मेशन भी है, कॉन्ट्राडिक्शन भी है, उनकी लाचारगी और मजबूरियां भी दिख रही है, और बहुत ऐसी भी है जहां लगता है कि अरे ये तो ऐसा काम भी इंदिरा गांधी के समय किया या मनमोहन सिंह के समय किया। क्या ये मोदी के समय ये लिखना जोखिम भी नहीं है? जब आप नोटबंदी के फैसले पर लिखें, जब आप इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले पर लिखें, जब अब कैबिनेट के बाकी कलीग्स कैसे मोदी के सामने लाचार और बेचारे नजर आते हैं कि हर्षवर्धन जैसा मंत्री स्टैंड अप ऑन द बेंच की तरह खड़े होकर उनसे बात करता है, एक उस तरह की कैबिनेट है जिसमें एको हम द्वितीय नास्ति है, मोदी नाम केवलम है। क्या ये सब भी जहन में था कि हम क्रिटिकल, क्योंकि आपने काफ़ी जो दोनों पक्ष लिखा, क्रिटिकल पक्ष भी और जो असेसमेंट है और विटनेस भी, क्या ये सब भी कुछ मन में था कि अभी इसको हम छोड़ते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता वो था इतना। और जो क्रिटिक भी आया मेरे लिए, क्योंकि मैंने तो एक ड्राफ्ट तो लिख दिया था, मैंने था कि इसको करना है और बहुत इंटरेस्टिंग है, और हर प्रधानमंत्री के बारे में गुड एंड बैड दोनों ऑफ कोर्स।
ये जैसे जैसे आप ज्यादा बारीकी से देखते हैं तो ये कह देना ये अच्छा ये बुरा, या मुझसे लोग पूछे सबसे बेस्ट कौन था और सबसे खराब कौन था, ये जवाब देना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि देर विजडम भी आती है उसमें, और जो दूसरी साइड है हमारी पॉलिटिक्स की वो भी बहुत खुल के आती है। तो वो नेचुरली मोदी के बारे में भी होता, लेकिन आई थिंक इफ आई एम ऑनेस्ट ये नहीं था कि जोखिम, क्योंकि मैं आई एम नॉट अ पत्रकार जो कि डेली रिपोर्टिंग में हूँ कि भाई दरवाजे बंद हो जाएंगे, इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, उससे मेरी पत्रकारिता पे फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं था, क्योंकि कॉलम राइटर हूँ, कमेंटेटर हूँ। तो इट वाज मोर कि सबसे इम्पोर्टेंट होगा, इनकम्बेंट होगा, यही पिकअप होगा चैप्टर, और इसी के बारे में अगर हल्कापन होगा, क्योंकि हार्ड इंफॉर्मेशन अभी नहीं है मेरे पास जो होनी चाहिए, तो क्या मैं जस्टिस कर रही हूँ इस चीज को। तो ये मान लें कि मतलब वो दौर आएगा जब नीरजा चौधरी मोदी पर लिखेंगी और वो आप नोट आप तैयार कर रही होंगी, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ के लगता है, बहुत नोटिंग की हुई है आपने समय समय पर। जैसा कि मैंने कहा, आपने कहा कि 40-50 साल तो आपको सब देखते हुए हो। वापस लौटते हैं इंदिरा गांधी पर, चूंकि सबसे अधिक दिलचस्प कैरेक्टर, सबसे अधिक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर, सबसे अधिक आरोप इंदिरा गांधी पर, और बड़े फैसले इंदिरा गांधी के राज में, चाहे वो 71 की लड़ाई में बांग्लादेश बनना हो या प्रीवी पर्स, बहुत सारे फैसले हो इंदिरा गांधी के, और इमरजेंसी जैसा काला धब्बा हो जो आज भी चिपका है कि इतने साल बाद भी, 50 साल बाद भी इमरजेंसी चिपकती है इंदिरा गांधी पर। तो सबसे दिलचस्प जो मैंने, चूंकि उसी को अभी बारीकी से पढ़ा बात करने के लिए, वो चैप्टर है इंदिरा गांधी का। तो मैंने जब जैसे इमरजेंसी पर मैंने छिटपुट बहुत पढ़ा, कुछ किताबें यही हैं। जब आपकी किताब मैं पढ़ रहा था, जो मैं चाहता हूं आप बताएं यहां से, कि आपकी किताब में सूचनाओं का, इंदिरा गांधी के चैप्टर का जब दरवाजा खुलता है, तो दरवाजा खुलते ही एक ऐसे लॉन में दाखिल होते हैं जो एक सफदरजंग का लॉन है, और उसमें जामुन का पेड़ है, पेड़ के नीचे इंदिरा गांधी हैं, और उसके बाद कपिल मोहन हैं जो शराब कारोबारी मोहन मिकिन्स के मालिक थे, उनके भांजे अनिल बाली हैं, और इंदिरा गांधी के घर भीतर ये चिंता है कि कहीं मोरारजी देसाई ने मेरे घर में बगिंग तो नहीं करवा रखी हो, जबकि सरकार आए गिनती के दिन हुए थे, 2-4-10 दिन हुए, 15 दिन हुए थे शायद, और साथ में तमाम चिंताएं। और इंदिरा गांधी जो इतनी ताकतवर प्रधानमंत्री रही हो, उनकी अपनी प्राइवेट कार नहीं, प्राइवेट जो भी चीज अरेंजमेंट, फोन उठाने वाला कुछ नहीं, जो आपने लिखा है, और जामुन के पेड़ के नीचे पार्क में बात कर रही हैं, और चिंता ये कि कैसे हम संजय गांधी को यहां से भेजें या क्या करें। तो जरा वो परिदृश्य जो आपने समझा, वो जरा दर्शकों को समझाएं। देखिए, जब वो चिंता इतनी बड़ी क्यों थी? जब ये हार गई, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और ये लोग, मोहन मीकिन जो लिकर कंपनी थी, जो ओल्ड मॉन्क बनाते हैं, बहुत मशहूर, ये इंदिरा गांधी के बहुत करीब थे लेट 60s से। पहले वी.आर. मोहन थे जो इनको हेड करते थे। वी.आर. मोहन की वो जो इंदिरा गांधी को एक ज़माने में ये कहा जाता था कि इंदिरा गांधी चाहती थी कि वी.आर. मोहन की बेटी मंजुला की शादी संजय गांधी से हो जाए, लेकिन मंजुला किसी और में इंटरेस्टेड थी। जब बहुत डरते हुए वी.आर. मोहन और उनकी पत्नी मिलने गई और ये कहा उनको, तो वो हंसने लग गई कि मैंने भी अपने पिताजी के साथ यही किया था, मेरा भी फिरोज से ही शादी हुई और उसके बाद दोबारा बुला के 1100 रुपया भी दिए। 1100 जब शादी हुई तो शगुन के 1100 रुपए भी दिए थे। तो वी.आर. मोहन के करीब थी कपिल। फिर वी.आर. मोहन की डेथ हुई तो कपिल मोहन ने टेक ओवर किया। तो कपिल मोहन संजय गांधी के ज़्यादा करीब थे। तो ये मिलने आए अनिल बाली, वहाँ के मैनेजर से, मोहन मीकिन के मोहन नगर में, उनके रिश्तेदार थे, भांजे थे। तो नॉर्मली विजिटर्स रूम है घर का। जब मैं किताब लिख रही थी ना, तो क्योंकि ये किस्से सुने हुए थे, मैं 2 बार इंदिरा गांधी के घर के म्यूजियम में गई। ये पढ़ने के बाद मेरे को लगा कि मैं एक सफदरजंग फिर से जाके देखूं। और जब पीछे का गार्डन है, कैसे वो चीड़ का पेड़ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीड़ का पेड़ है, जामुन का है, कदम के पेड़ हैं, और कहाँ से आप घर के अंदर जाते हैं, कहाँ संजय राजीव गांधी और सोनिया और उनके बच्चे किस राइट साइड को रहते थे, ये सब जिक्र किया था। तो मैं अपनी आंखों से जिक्र किया, वो कारपेट बिछी हुई अभी भी दिखती है वहाँ। बिल्कुल, डाइनिंग हॉल में बहुत सुंदर वॉल टू वॉल कारपेट है वहाँ जो बिछी हुई है। तो वो मैं अपनी आंखों से देखना चाहती थी। तो ये जो जिस चीज का जिक्र किया, मिलने गए 2 हफ्ता बाद डिफीट के, तो अंदर नहीं ले गई वो, जहाँ विजिटर्स रूम में बैठते थे लोगों को।
वो बाहर ले गई। और अभी गर्मी होनी शुरू हो गई थी, अप्रैल का महीना पहला था, हफ्ता था। हाँ, तो इनको जरा अटपटा लगा कि क्यों। तो फिर पता लगा कि उनको डर है, एक तो टैपिंग का तो डर है, बगिंग का तो डर है, सर्वेलेंस का डर है। अनवर सादात जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, अमेरिकन ने सर्वेलेंस कराया था उनका। और हर नेता, ये अब अनिल बाली कहते हैं, अपनी छत पे कुछ ऐसा था कंट्रैप्शन सा जो लगा के सोचते थे कि सर्वेलेंस को रोक देंगे। खैर फिर भी वो बहुत केयरफुल थी इस बारे में। तो मोरारजी देसाई संजय को, या नई जनता गवर्नमेंट संजय को हर्ट करेगी, कुछ कर सकती है संजय के खिलाफ, मतलब जान से मार। उनका डर था क्या जान से तो नहीं मार देंगे संजय गांधी को, ये डर था, ये डर था। और उन्होंने कहा कि इन लोगों को कि मैं तो, मेरा क्या है, मेरी खर्चा क्या है, मैं तो हिमालयस में जाके, हिमाचल में जाके कहीं कुछ ले लूंगी, कॉटेज मैं रहूंगी, रिटायरमेंट ले लूंगी। हाँ। और अनिल बाली ने पूछा फिर मैम आप मेमोइर्स लिखेंगी, तो बहुत उदासीन होके कहा मेरे मेमोइर्स कौन पढ़ेगा। उस समय वो उनको आभास था कि कितना वो घृणा की पात्र हो गई हैं देश में, और वो चीज़ उनको बहुत परेशान, ये चीज़ बहुत परेशान करती थी। और ये भी बाद में पता लगा, तो ये सब वो चर्चा कर रही थी। उसी दौरान उनके मन में ये भी था मेरी कारपेट्स का क्या होगा, कहाँ रखूंगी, मेरा तो घर भी नहीं है अब, कहाँ जाएंगे। तो फिर कपिल मोहन ने कहा मैं भेज दूंगा, और उनको अच्छी तरह से साफ करके पैक करके हम पैक करके रखेंगे हम सेफली, जब आपको चाहिए होगा वापस कर देंगे। और ये उसने जब संजय के बारे में ये कहा कि मुझे डर है, मैं तो पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी, बनिस्बत ये संजय को कुछ नहीं करे, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। तो कपिल मोहन ने कहा संजय को हम भेज देंगे, हमारा सोलन में गेस्ट हाउस है जहाँ वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, अनिल बाली उनके साथ चले जाएंगे। तो ये उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये कर सकते हैं। तो और कुछ समय बाद जून में वो संजय सोलन गए। आप भी वहाँ गए हुए हैं वो गेस्ट हाउस में, मैं भी वहाँ गई, शेयर कर रहा था कि मैं भी एक बार 94 में देखने गया था कि सोलन में वो गेस्ट हाउस मोहन मिकिन्स के, और एक कीनू राम थे जिन्होंने देखभाल की, केयरटेकर जो थे, केयरटेकर जो तो थे। वो आपने जिक्र किया है दो बातें, चूंकि वही मैंने कहा ना कि पढ़ते समय बहुत चीज लगा कि आप उस हिस्ट्री में ट्रेवल कर रहे हो, समझते हो। जैसे आपने लिखा है कि जब जनता पार्टी की सरकार बन गई और जब लगा कि संजय की जान को भी खतरा ही लोग पहुंचा सकते हैं, जोखिम लगा, तो प्रकोप से बचाने का भी था कि संजय गांधी को बचाएं। तब जब उन्होंने, कपिल मोहन ने कहा कि उनको हम सोलन भेज देंगे, तो एक तो सोलन का किस्सा, और दूसरा एक जगह आपने लिखा है कि आधी रात को जब इस्तीफा देने के बाद सोनिया और राजीव गांधी को कहा इंदिरा गांधी ने कि कहीं चले जाओ आप लोग, और राहुल प्रियंका को लेकर सुमन दुबे के यहाँ कहीं गए, ऐसा कुछ है शायद, या उससे पहले राजीव गांधी बॉम्बे भी गए कि कोई प्राइवेट प्लेन का इंतजाम हो, विदेश चले जाए, तो ऐसी स्थिति हो गई थी वाकई। मतलब ये सब क्रॉस चेक्ड है? हाँ, ये क्रॉस चेक है, क्योंकि बुक्स में भी है, बीडी पांडे की किताब में इनका इस चीज़ का रेफरेंस है कि कैसे उन्होंने जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी थे उस समय, जब इमरजेंसी का नोटिफिकेशन हटाना था उस रात को, उस कि संजय और मेनका तो अमेठी से लौटे थे, और तब 1 बजे रात को कॉरिडोर में खड़े उन्होंने सुना इंदिरा गांधी को कि कैसे उन्होंने कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जितना हो सकता था मैंने कर लिया है। और जिस मतलब रात उसी में है कि संजय गांधी को उन्होंने कहा है डन व्हाट आई कुड, और ये कमलनाथ को मैंने कोट किया, जो कमलनाथ संजय के साथ थे। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कॉन्फर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये मैंने जितनी मैं कर सकती थी सोर्सेज से, रिटन मटेरियल से, जो लोग जिंदा हैं उनसे, उन्हीं को कोट किया है मैंने। और राजेश्वर की किताब भी, और लोगों ने भी किताब, हाँ टीवी राजेश्वर जो कि आईबी में थे उस समय, वो भी करीब माने जाते थे। तो ये जो रात को उन्होंने सोनिया और राजीव को उठा के कहा देर रात को कि दोनों बच्चों को लेके आप जाओ, और बाद में वीवी नागरकर थे जो कि आईबी के थे, जॉइंट डायरेक्टर थे, और उनके क्योंकि बॉम्बे में उनके बहुत कॉन्टैक्ट्स थे, तो उनको खबर मिली कि राजीव को इंदिरा गांधी ने बम्बई भेजा है ये पता करने के लिए कि कोई प्राइवेट प्लेन तो नहीं मिल सकता जिससे दे कैन फ्लाई आउट टू इटली।
तो नागरकर जो सोशलिस्ट बैकग्राउंड के थे, उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस को फोन किया, उनके रवि नायर जो थे और उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे रवि नायर। तो रवि नायर ने मुझे बताया ये कि तो नागरकर का ये इंफॉर्मेशन था, और इनका ये भी इंफॉर्मेशन था कि कई संदूक पेपर से भरे इंदिरा गांधी ने अपनी घर से, फार्म हाउस छतरपुर में है, वहाँ भेज दिए थे। तो जॉर्ज फर्नांडिस ने रवि नायर को भेजा एक आईबी के पर्सन के साथ, पर वो एक क्या कहते हैं, मशीन लेके आने वाला था हैदराबाद से, जिसे पता लगता है कि मेटल वाली चीज़ें नीचे हैं कि नहीं, पर वो आईबी वाला मशीन नहीं लाया उस दिन। जिस दिन वो गए तो वहाँ के किया और कुछ मिला नहीं उन्हें। फिर 1 महीना बाद गए तो जो वहाँ का केयर टेकर था, उसने कहा वो तो संदूकें निकाल के ले गए हैं। तो खैर ये सब था, जनता वालों को डर था, क्या इंदिरा गांधी आर्मी को यूज करके वो चैप्टर भी है, कूप हो सकता है, कूप तो नहीं कर देंगी। उस पर आते हैं आर्मी वाला। बीच में एक चूंकि बीच की चीज छूट जाएगी। अब जैसे उसी में जो वीवी नागरकर का आपने जिक्र किया, जो ज्वाइंट डायरेक्टर थे, और उन्होंने जॉर्ज के पीए को फ़ोन किया, फिर जॉर्ज ने मोरारजी देसाई को फ़ोन किया, पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट आपने लिखा है कि सब एक दूसरे को फ़ोन किया उन्होंने कि राजीव गांधी वहाँ फ्लाई कर सकते हैं। फिर जेपी को बात की मोरारजी देसाई। मोरारजी काफ़ी घबरा गए इससे, क्योंकि नई सरकार में अगर ये फीलिंग आ जाती है कि डिफीटेड प्राइम मिनिस्टर को आप, वो भाग रहा है देश डर से, जान का खतरा, डर से, जान के खतरे से अपने परिवार के, तो ये सरकार की छवि के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। तो मोरारजी मिलने गए जयप्रकाश नारायण को, जो उस समय गांधी पीस फाउंडेशन में रुके हुए थे। तो दोनों मिले इंदिरा गांधी को, और उन्होंने अश्योरेंस दिया कि कोई फिजिकल डेंजर नहीं होगा आपके परिवार को, आप कंप्लीटली निश्चिंत रहिएगा। तो उन्होंने, इंदिरा गांधी ने फिर से रिपीट किया मोरारजी देसाई को कि मैं तो हिमालयों में जाके बसना चाहती हूँ, मुझे पॉलिटिक्स छोड़ना है, आप ये गारंटी दे दीजिए कि संजय को कुछ नहीं। वही लाइन उनका पैरानोया जो था, असली डर था कि संजय को कुछ हार्म करेंगे। तो इतना होने के बाद भी, ये गारंटी की बात करने के बाद प्रधानमंत्री और जेपी से, बावजूद इंदिरा गांधी का लगता है डर खत्म नहीं हुआ था, आशंकाएं खत्म नहीं हुई थी। क्योंकि उसमें एक फैक्टर ये भी था कि कहा जा रहा था कि मोरारजी अगर थोड़ा लिबरल भी हो जाए, सॉफ्ट भी हो जाए, तो चरण सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस और दूसरे लोग थे जो संजय को बख्शना नहीं चाहते थे जनता पार्टी में, जो भी संजय गांधी पर उनका क्रियाकलाप रहा इमरजेंसी और उसके पहले। तो उसके बाद भेजा गया उनको वहाँ जून में सोलन। तो सोलन की जो घटना आपने लिखी है, जब मैं पढ़ रहा था 4-5 बार पढ़ा, पूरी अंडरलाइन की हुई है कि वहाँ सोलन में गेस्ट हाउस में रहना अनिल बाली के साथ, और उसके बाद उनको अनिल बाली ने एक मंकी कैप दे दिया ताकि वो नीचे घूमने जाए तो सोलन के लोग न पहचाने, और वो कम बात करते थे, वन लाइनर। और उसके बाद 16 दिन बाद वहाँ से चुपचाप गाड़ी उठा के भागने की कोशिश। वो सीक्वेंस भी आपने क्रॉस चेक किया, एक बार बताइए भी, क्योंकि देखिए जो सोलन की घटना है ना, वो सोलन जब मैं भी अपनी आंखों से देखना चाह रही थी कैसे, और वो गेस्ट हाउस बिल्कुल नहीं बदला है। मैं तो 2 साल पहले ही गई होंगी, छुट्टी पे थी, तो मैंने कहा सोलन होते देखते जाते हैं। सड़क के किनारे स्लोप ऊपर पहाड़ी पे गई, जा रहा है नीचे, और वही पुराना पियानो है, जैसे फोटोज लगी हुई हैं, जैसा मुझे डिस्क्राइब किया गया था वो हुआ। तो ये पियानो पहले दिन जब ये अनिल बाली और संजय गए तो पियानो बजा रहे थे, तो इन्होंने कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश की संजय से, तो वो ज़्यादा कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड नहीं थे। और इनको डर था, क्योंकि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी संजय गांधी, और संजय गांधी में संजय गांधी इंदिरा गांधी के सुपुत्र, जिन पे डेंजर, खतरा मंडरा रहा है। तो जब ये थोड़ा वॉक के लिए बाहर जाते थे तो इन्होंने मंकी कैप दे दिया था इनको कि आपकी लोगों को पता नहीं होना चाहिए। तो खैर संजय गांधी 2 हफ्ते बाद बहुत रेस्टलेस हो गए, वहाँ क्या करना है तो उन्होंने कहा वापस दिल्ली चलते हैं। तो उनकी अपनी गाड़ी थी, अपने अटेंडेंट को भी लेके गए हुए थे वो तो अपनी गाड़ी चला रहे थे, पीछे पीछे अनिल बाली अपनी गाड़ी में आ रहे थे। तो डाउन द रोड प्लेन्स में जब हुआ, कालका के पास तो उनकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो खड़ी हो गई। तो उन्होंने बॉनेट खोला
और देख रहे थे क्या, और लोग इकट्ठे हो जाते हैं जब ऐसा होता है, तो लोग इकट्ठे हो गए, इनको पहचान लिया। तो अनिल बाली कहते हैं कि इतना हॉस्टाइल हो गया था ना कि ये संजय गांधी, जो माहौल था बहुत खिलाफ था उस समय, तो हॉस्टिलिटी को लेके फिर इन्होंने कहा छोड़ो गाड़ी को, तो मेरी गाड़ी में आओ, जल्दी से ड्राइव करके ले गए। तो लब्बो लबाव ये है, हॉस्टिलिटी इतनी विजिबल, इतनी पेटेंट थी इनके प्रति, इंदिरा गांधी और खासकर संजय गांधी के प्रति, और छुपना, मोहन मिकिन का ये एनेबल करना, मोहन मिकिन कितने करीब थे। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज दर्शाता है, पावर से बाहर चली गई थी पर मोहन मिकिन वालों के रिश्ते सिर्फ इंदिरा गांधी से नहीं थे। हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने नोट किया। वो राजनारायण से भी उतना ही है, मोरारजी से भी अच्छा रिश्ता है, मोरारजी के बेटे, हाँ, उनके बेटे कांति से, देसाई से बहुत अच्छा था, सुरेश राम, जगजीवन राम के बेटे से बहुत अच्छा था। तो अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, जैसे इंडस्ट्री वालों के होते हैं ना रिश्ते, वैसे थे। मतलब कपिल मोहन इंदिरा गांधी के साथ रहते हुए, राजनारायण से सेटिंग संजय की करवाते हुए, मोरारजी को गिराने की साजिश का हिस्सा बनते हुए, फिर उसके बाद चरण सिंह को बनवाने का हिस्सा, पूरे खेल में कपिल मोहन शामिल। हम जहाँ बैठे हैं नीरजा जी अभी, यहाँ से गाजियाबाद शुरू होता है और यहाँ से मोहन नगर, जिस मोहन मिकिन फैक्ट्री के नाम से मोहन नगर है, वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। जो कपिल मोहन, जिनका जिक्र करें, दर्शकों को भी थोड़ा पता चले इसलिए मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, उन्हीं के भतीजे अनिल बाली थे। मेरे ख्याल से अनिल बाली और संजय गांधी में उम्र में 3-4 साल का फासला होगा शायद। हाँ, 3 साल अनिल बाली उनसे छोटे होंगे, जब 29 साल उस समय अनिल बाली की उम्र है इमरजेंसी के बाद। तो हाँ, आप वो कपिल मोहन का जिक्र करते हैं। ये जो इंटरेस्टिंग चीज है ना कि इंडस्ट्री में जो लोग थे उनको पता है कि आज पॉलिटिशियन इधर है, कल इधर होगा, परसों इधर होगा, तो आप राइट ऑफ किसी को नहीं कर सकते, ना करना चाहिए, ना आपके इंटरेस्ट में है करना। तो हारी हुई इंदिरा गांधी की कारपेट्स को पैक कराना, हारी हुई इंदिरा गांधी के बेटे को एक सेफ जगह ले जाना, और ये मतलब, जानते हुए कि पता भी चल सकता है कि मैं मदद कर रहा हूँ, पता भी चल सकता है, हाँ, मैं मदद कर रहा हूँ। पर उस समय मुझे लगता है इतना जितना आज हो गया है ना, कटुता और एक फीलिंग कि आप दूसरे की मदद कर रहे हो तो आप मेरे खिलाफ हो, तो इसका मतलब मैं आपसे बदला कुछ आपको हार्म करने की कोशिश करूंगा, वो इतना नहीं था। ज्यादा मुझे लगता है पॉलिटिकल टॉलरेंस था ऑफ ईच अदर। कोई आएगा कोई जाएगा, ये तो डेमोक्रेसी के दौरान चलता ही रहता है। अब तो उसी समय जब ये बात हो रही है कि इंदिरा गांधी दोनों बेटों को कहीं शिफ्ट करना चाहती थी, और राजीव गांधी जब मुंबई एयरक्राफ्ट, प्राइवेट एयरक्राफ्ट की तलाश में गए थे अरेंज करने, जो भी है, और नागरकर जिनका जिक्र किया, जिन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस को इन्फॉर्म किया, जॉर्ज फर्नांडिस का सीक्वेंस जो अभी हम बात करते हैं, अच्छा, उसी में और नागरकर का जो आ रहा है ना कि एक बार उन्होंने दोबारा फोन किया और कहा बाद में कि कुछ होने जा रहा है। हाँ, उसी पर आ रहा हूँ। देखिए, हम दोनों ये लेखिका हैं और मैं इनकी ही किताब पढ़कर एक्साइटेड हूँ। तो पहली बार मैंने इनको जब पढ़ी थी किताब, कुछ महीने पहले, कॉल किया कि मैं किताब पढ़ते वक्त लग रहा है किसी उससे गुजर रहा हूँ, एकदम नशे की तरह, कि इसको बिना खत्म किए उस चैप्टर को मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। खैर, तो उसी में हुआ कि रवि नायर, जो उनके एडवाइजर, OSD जो भी थे, उनको जॉर्ज ने कहा कि जरा बाहर देखो कि कोई कू तो नहीं हो रहा, और वो बाइक से या स्कूटर से पूरा सेना भवन चक्कर लगाकर लौटे कि नहीं, सब कुछ शांतिपूर्ण है। मतलब एक डर था कि सेना कहीं बगावत करके, या रॉ चीफ जो इंदिरा गांधी के करीबी रहे थे, कुछ ये भी माहौल बन गया था। ये भी कहा जा रहा था कि, और कुछ किताबों में ये चीज रेफर्ड है कि आर्मी चीफ ने इंदिरा गांधी को कहा था कि अगर आप हार गई और ऑपोजिशन आपके खिलाफ सड़कों पे उतर आता है और आपके घर के सामने जमा हो जाते हैं और आपकी सेफ्टी का मुद्दा बनता है, तो मैं आर्मी को भेज दूंगा। और ये भी कुछ किताबों में था, एक किताब में था कि रॉ चीफ RN काउ, जो इंदिरा गांधी के बहुत करीब थे, उन्होंने भी ये कहा था कि कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज मेरे अंडर भी हैं, तो मैं भी आई विल टेक केयर ऑफ यू, इस तरह था। तब भी उन्होंने यही कहा था, मेरी चिंता मत करना, पर मेरे बच्चों की देखभाल करना। तो अपने, खासकर संजय के बारे में वो बहुत चिंतित थी। बहुत सारे पहलू हैं संजय गांधी के, इमरजेंसी के, मारुति कार वाला मसला कि कैसे
मारुति कार बनाने की फैक्ट्री डली और कैसे बंसीलाल ने तुरंत आनन फानन में संजय गांधी के लिए 200-250 एकड़ वहाँ लैंड एक्वायर किया, उस पर आगे आते हैं। लेकिन एक और चीज़ जिसमें इंदिरा गांधी और संजय गांधी की कहानी कहते वक्त आपने कही, वो मेरी नज़र में कहीं नहीं पड़ी, अगर है कहीं और छपी तो आप ही बताइएगा, जो कि इंदिरा गांधी का चामुंडा मंदिर जाने का कार्यक्रम होना, कि हिमाचल में उस चामुंडा मंदिर जाने वाली थी, और चामुंडा जो 80 में शपथ लेने के बाद, मतलब जनता पार्टी के फॉल के बाद, और उसके बाद शायद जो इसमें अगर मुझे याद आ रहा है 20 तारीख थी, 20 जून, जो वहाँ इन्फॉर्मेशन चला गया कि इंदिरा गांधी आने वाली हैं, हिमाचल के चीफ मिनिस्टर रामलाल, पूरी उनकी मशीनरी, और उसके बाद सडनली गया, नहीं इन्फॉर्मेशन पहले गई थी, धवन ने पहले मई में लिखा था शायद, 20 जून को गया कि वो नहीं आ रही हैं, और उसके बाद पुजारी 22 जून को था, हाँ हाँ 22 ने, हाँ जाने वाली थी, 22 को, हाँ 22 को जाने वाली, तो 20 को गई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, तो पुजारी नाराज होके शायद कुछ बोला। अब वो कहानी आप ही से चाहते हैं आप देखिए, चामुंडा की कहानी जब मैंने सुनी थी 1999 में पहले, और वो कहानी जब मैंने सुनी, कहाँ सुनी, कहीं छपी है ये कहानी? नहीं, कहीं छपी नहीं मुझे है, लगता है अनिल बाली ने मुझे बताया था। अनिल बाली उस समय एमएल फोतेदार के बहुत करीब थे, वहाँ बैठते थे, इंदिरा जी के बहुत करीब रहे थे, क्योंकि घर में आना जाना था, तो इंदिरा जी कई चीजें इनसे कराती थी। अब जैसे चामुंडा में बहुत विश्वास करती थी, तो हर महीने वो चामुंडा पैसा भेजती थी, प्रसाद लेके आते थे, तो ये फैसिलिटेट करते थे अनिल बाली। इस तरह की कई चीज़ें, मैसेज ले जाना, कपिल मोहन से भावराव देरस को, माला साहब देरस के भाई जो थे, इस तरह के जो एरेंज रन करते हैं ना, मतलब ट्रस्टेड थे, तो और इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द रहते थे, तो कई चीज़ें उनको पता थी। तो उन्होंने ऐसे ही, हम लोग कॉफ़ी पी रहे तो किस्सा बता रहे थे, तो मैंने जब मैं वापस आई, एक मोटी लाल डायरी थी जो ईयरली होती है ना, आपको भेजी जाती है, उसमें आके मैंने लिखा, और वो अभी तक मेरे पास है, हाथ से लिखा हुआ कि अनिल बाली ने क्या कहा। मैं किस्सा बताऊंगी आपको, लेकिन 2018 में जब मैंने एलिफ पब्लिशर्स के साथ साइन किया ये किताब करने का, तो मैंने अनिल बाली को इंटरव्यू किया था टेप पे। वो किस्से की डिटेल्स बिल्कुल हूबहू वही थी जो उन्होंने 19 साल पहले बताई थी। जैसा कि आई विटनेस होता है ना, तो मुझे लगा ये प्लांट नहीं हो सकता है, जो बता रहे हैं ना ये सही है। और फिर उसकी पुष्टि पुष्पा मोहन, कपिल मोहन की पत्नी ने भी की, जो वहाँ थी। तो खैर, जो किस्सा ये था कि 77 में जब इंदिरा गांधी हारी, तो उन्होंने जाना, मंदिरों में जाना उनका बहुत हो गया, अगेन संजय की सेफ्टी के लिए, और हर बड़ा मंदिर था ना वो वहाँ गए। कांची शंकराचार्य, बाबा देवराहा, आनंदमयी मात को तो बहुत मानती थी वो शुरू से ही। उनकी माँ बिल्कुल बिलीवर थी, फादर तो एग्नोस्टिक थे, जवाहरलाल नेहरू। खैर, बहुत मंदिरों में भ्रमण किया उन 2-3 सालों में उन्होंने। तो चामुंडा वो, जैसा मैंने कहा, हर महीने भेजती थी प्रसाद, पैसा भेजती थी, और प्रसाद आता था उनके लिए। तो 1980 में जब वो जीती, इतनी शानदार जीत से, 33 महीने के बाद जीती, और बहुत कम वर्ल्ड लीडर्स होंगे जो इस तरह से इतनी जल्दी वापस पावर में आए। और वो एक सीट ज्यादा, मतलब 71 से एक सीट ज्यादा। हाँ, बिल्कुल 353 पे आई वो। तो अनिल बाली ने उन्हें कहा, मैडम आपको चामुंडा जाना चाहिए। उन्होंने कहा हाँ, पर कुछ देर रुक जाओ, मैं बताऊंगी कब। तो उन्होंने फिर मैसेज भेजा 3-4 महीने बाद कि मैं आना चाहती हूँ, 22 जून को मैं आऊँगी, आप लोग तैयारी करो वहाँ जाके। तो ये चले गए। अब हिमाचल की गवर्नमेंट भी, जैसे आपने कहा, वो लोग भी थे और सारी तैयारी हो चुकी थी। फिर मैसेज आता है कि वो नहीं आ रहे हैं, जम्मू में थी, और कि वो सीधा फ्लाई करेंगी दिल्ली वापस। जो पुजारी था चामुंडा में, वो बहुत बहुत नाराज हुआ। उसने कहा कि आम आदमी या औरत नहीं आती तो माँ माफ कर देती है, लेकिन शासक नहीं आता
एक तौहीन है माँ की, फिर माँ कभी माफ़ नहीं करेगी। तो कह रहे इन्होंने समझा बुझा दिया और 22 को इन्होंने पूजा वूजा की। 23 की सुबह ये वापस दिल्ली ड्राइव कर रहे थे, तो 50 किलोमीटर जब चले थे सड़क पे तो खबर आती है कि संजय गांधी का प्लेन क्रैश कर गया। अब उनका मतलब नया प्लेन था, जस्ट जिस दिन जाना था उसके अगले ही दिन 23 जून को। बिल्कुल 23 जून ना, हाँ बिल्कुल। और ये भाग के वापस दिल्ली आए, रात के 2 बजे पहुंचे, सीधा गए घर पे। इंदिरा जी के बॉडी थी, उसके बगल में बैठी हुई थी। इनको देख के अनिल बाली को देख, अनिल बाली और कपिल मोहन, दोनों द मोहन फैमिली, तो तुरंत बोली कि उसकी वजह से तो नहीं हुआ, चामुंडा से तो कोई कनेक्शन नहीं। क्या मैं चामुंडा नहीं गई क्या, ये इसकी वजह से तो नहीं हुआ। तो इन्होंने शांत किया उनको, मैडम ये टाइम नहीं है बात करने का। तो 5-6 महीने बाद वो चामुंडा गई, और दिसंबर के महीने में। और वही पंडित जो इतना नाराज हुआ था, उसके हाथ शेक कर रहे थे, कांप रहे थे, क्योंकि हर चीज जो उन्होंने की ना, मत्था टेकना से जो मुद्राएं थी एकदम टू परफेक्शन। और वो रोई और रोई और रोई। और फिर वो मंदिर के बाहर गई और वहाँ पेड़ लगाए। संजय गांधी का 5 पॉइंट प्रोग्राम में एक ये था, पेड़ लगाना। और कहा इन लोगों को, मैंने ऐसी खूबसूरत जगह कभी नहीं देखी है। तो कहीं ना कहीं वो विजिट उनके लिए संजय गांधी की डेथ का क्लोजर था। और उसी रात को जब वो वापस दिल्ली आए, एक फंक्शन था नेशनल हेराल्ड का, जहां स्टेज से उन्होंने राजीव गांधी को स्टेज पे बुला के उनको ऑडियंस को इंट्रोड्यूस किया। जो उस किताब का आखिरी पैराग्राफ है उसमें आपने उसका जिक्र किया है। तो जो लोग पॉलिटिकल हैं उनको था कि क्या वो अब लॉन्च उनका सक्सेशन प्लान, हालांकि फॉर्मली बाद में हुआ सब कुछ, बट इनके दिमाग में जो था। तो चामुंडा एक इंदिरा गांधी की बहुत वल्नरेबल साइड दिखाता है। इतनी पावरफुल नेता, इतनी दबंग नेता, मतलब 7th फ्लीट को उन्होंने अमेरिका की जो आई बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश के बाद में उसको डील कर लिया। इंडो किसिंजर निक्सन सब उसके दुश्मन थे इंदिरा गांधी की, उसके बाद भी उन्होंने जो जैसे मर्जी हुआ वैसे किया। नहीं, और पेपर्स में तो निक्सन ने उनको ओल्ड विच कहा है ना, कहा 40 मिनट वहाँ इंतजार कराया था व्हाइट हाउस में। बिल्कुल। और लेकिन वो दबंग नेता कितनी असहाय फील कर रही थी जब ये आया, और इतनी सुपरस्टिशियस। मैंने देखा हर प्रधानमंत्री बहुत सुपरस्टिशियस है। मे बी हमारी पॉलिटिक्स इतनी आप उसको कल क्या होगा कह नहीं सकते, इनसिक्योरिटी, पावर का लास्ट जो भी हो सकता है। तो एक नई साइड थी एक नेता के बारे में, एक पावरफुल नेता के बारे में। तो जब मैंने सुना था ये ना, तो मैंने मन में सोचा था कभी मैं लिखूंगी। अच्छा, ये बताइए, चूंकि वो कहीं और छपा नहीं है चामुंडा वाला जो प्रकरण है, और जब ये किताब आपकी आई थी तो इंडियन एक्सप्रेस में बहुत बड़ी खबर उस पर आई थी। तो मैं एज ए जर्नलिस्ट, सिर्फ मेरी क्यूरियोसिटी, चूंकि आपके लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अनिल बाली है, प्राइमरी सोर्स, क्या आपने इसको वहाँ चामुंडा मंदिर से या और उस समय के कोई और सोर्स से क्रॉस चेक किया, या बिलीव करती हैं कि सही होगा? मैंने बिलीव किया, क्योंकि 99 में जो स्टोरी थी वो 2018 में वही डिटेल की स्टोरी थी, जो आप मनगढ़ंत नहीं कर सकते। तो मेरे मन में एक जो सवाल था कि सही है कि नहीं, वो सेटल था। और पुष्पा मोहन ने इसकी मतलब कपिल मोहन की पत्नी ने कंफर्म किया, तो मेरे लिए पर्याप्त था। अब चामुंडा में मैंने नहीं सोचा किसको मैं पकड़ूंगी जो इतने साल था, कौन था, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये करना। तो उसको पर्याप्त समझ के मैंने इसको यूज किया। अब इसमें जैसे क्या है कि इंदिरा गांधी का तो लाल बहादुर शास्त्री के बाद से इंदिरा गांधी का सत्ता में सिंडिकेट और बहुत सारी कहानियां, सब 71 वार, इस पर बहुत लिखा जा चुका है। शायद इसलिए आपने उन सबको छोड़ा और आपने थोड़ा इमरजेंसी डील किया है,
पोस्ट इमरजेंसी उसमें ज्यादा है। जो सरकार, जनता पार्टी के सरकार के फॉल के लिए जो कुछ हो रहा था पर्दे के पीछे, और ऑब्वियसली इंदिरा गांधी की अपनी बेचैनियां ज्यादा है। अब अगर हम संजय गांधी की बात करें, क्योंकि मुझे लगता है इन 75 सालों में एक ऐसा कैरेक्टर जो भले कुछ साल तक ही राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट है किसी पोस्ट ओहदे पर ना होते हुए पावर सेंटर बना रहा कई साल तक, उसमें वो संजय गांधी है। और सबसे अधिक विवाद में इमरजेंसी जो एक काला धब्बा है उसकी एक धुरी, एक पावर सेंटर, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, सब कुछ है। तो संजय गांधी का जब आपने ये सब स्टडी किया और जितना कुछ संजय गांधी पर लिखा गया, तो आपकी किताब से दर्शक को क्या टेक अवे मिलता है संजय गांधी पर? फिर उसके बाद मेरा काउंटर है उस पर। मीन्स पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं है। जैसे कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल थे, सिस्टम को भी बदलना चाह रहे थे जो इमरजेंसी के दौरान। कई लोग मानते हैं इंदिरा गांधी ने इसलिए भी इलेक्शन किया। कई स्टेट असेंबली से रेजोल्यूशन पास करा दे कि प्रेसिडेंशियल रूल होना चाहिए। बंसी लाल जो उनके बहुत करीब थे, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने तो ये भी क्या, ये इलेक्शन क्या है, इसको खत्म करो। मतलब एक दौर ऐसा था जो इसी में 2 पन्ने हैं कि वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म और गवर्नमेंट चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना चाहते थे, और इलेक्शंस को खत्म करो, इंदिरा गांधी को लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बना दो। तो वो सब था। तो क्या संजय गांधी इसकी तरफ जा रहे थे? पर मैं मानती हूँ इंदिरा गांधी चाह रही थी कि संजय गांधी दोबारा चुन के आए लेजिटिमेटली, और दुनिया की नज़रों में, देश की नज़रों में उनके सक्सेसर के रूप में इलेक्टेड तरह से एक्सेप्ट किए जाए। और उनकी टीम जो अभी बनी हुई थी, जिनकी उनको शायद लगता था चंगुल में है, एक नई टीम का गठन हो, और वो कई लोगों को, नए लोगों को टिकटें देना चाह रही थी। तो संजय गांधी, अब टिकटों का जैसे जिक्र किया, हाँ? इसी में वो भी इंटरेस्टिंग है, वो भी मुझे ध्यान नहीं कहाँ कितना डिटेल छपा है कि एक समय में संजय गांधी की महत्वाकांक्षा हो गई थी कि वो यूपी के चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे। अकबर अहमद डंपी गए लखनऊ में, उन्होंने बहुत सारे उनके सपोर्टर थे, उनसे उन्होंने प्रस्ताव पारित करा लिया। लेकिन संजय गांधी, इंदिरा गांधी शायद उनको नहीं चाहती थी मुख्यमंत्री बनाना 80 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री बनने के बाद। और उसमें है कि डाइनिंग टेबल पे रात में फिर अकबर अहमद डंपी ने एक बार बात की संजय के प्रेजेंस में कि उनको बहुत सारे विधायक चाहते हैं यूपी के कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो संजय गांधी के प्रेजेंस में शायद इंदिरा गांधी ने कहा अपने फ्रेंड को कह दीजिए कि मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। देखिए, कई लोगों को इन्होंने कहा, उन्होंने तो हंसराज भारद्वाज को भी ये कहा था कि यही कि आप अपने दोस्त को कह दीजिए वो नहीं बन सकते, नहीं तो मैं रिजाइन कर दूंगी, ये भी कहा था। वो चाहती थी कि संजय उनके साथ दिल्ली में रहें। वो नहीं चाहती कि अगर संजय चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं उत्तर प्रदेश के, तो इमरजेंसी का जो हुआ है, जो हुआ इमरजेंसी में, जो दब गया विक्ट्री के बाद 1980 में, लोग उसको भूल रहे हैं, वो दोबारा उजागर हो जाए और ऑपोजिशन उसको लेके फिर एक मुद्दा बना दे। वो नहीं चाहते तौर पर वो फिर कुछ ऐसी बातें करे कि सारा जो धुला वो फिर से आ जाए। वो कई लोग कहते हैं, जो मैंने किताब में नहीं लिखा है, पर कई लोग कहते हैं कि वो चाह रही थी 1982 में वो प्रेसिडेंट बन जाए और जो कमान है देश की वो संजय के हाथ में दे दें। पर ये जो यूपी का किस्सा हुआ, संजय चाह रहे थे यूपी का चीफ मिनिस्टर बनना। उन्होंने अकबर डंपी अहमद को भेजा लखनऊ। डंपी ने सारा कुछ तय करा लिया, रेजोल्यूशन करवा लिया सारे एमएलए से कि वो चाहते हैं संजय गांधी को, और आए वापस। डिफेंस के प्लेन में गए थे, डिफेंस मिनिस्टर के। 1 बजे वापस आए, 4 बजे तक इंदिरा जी की वेट कर रहे हैं, इंदिरा जी नहीं मिली। फिर मिली तो उन्होंने बहुत इरिटेटेड होके कहा ये नहीं हो सकता, संभव नहीं है। फिर डिनर पे उन्होंने दोबारा उठाया जब संजय भी वहां था डिनर टेबल। उस समय बहुत करीब थे डंपी संजय गांधी के, हमेशा मतलब आना जाना था उनका घर में। तो उन्होंने दोबारा उठाया जो आप कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं होगा, लेकिन जिसको भी तुम चाहते हो उसको मैं चीफ मिनिस्टर बना दूंगी। तो ये समझ में वो कभी ना नहीं कहती थी संजय को। लोग कहते हैं पहली बार था जब उन्होंने इतनी मजबूती से ना कहा, और ये समझ गए संजय। तो तुरंत उन्होंने आर.के. धवन को बुलाया और कहा विश्वनाथ प्रताप सिंह को दिल्ली बुलाओ। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह चीफ मिनिस्टर बने उत्तर प्रदेश के एज अ रिजल्ट, और जहां उनकी पॉलिटिक्स टेक ऑफ करती है वहां से। और संजय गांधी 2 हफ्ते बाद
रहे ही नहीं, वो प्लेन क्रैश में खत्म हो गए। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग और है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, बात करने लगे तो लग रहा है कि 4-5 घंटे बात हो सकती है 80 पन्नों पर, लेकिन अब वीडियो लंबा ना हो। अब एक इंटरेस्टिंग है, जगजीवन राम के बेटे को सेक्स स्कैंडल की उनकी तस्वीरों की वजह से उनके बेटे की छवि खराब हो या दुनिया के सामने जाए और उसकी सजा जगजीवन राम को मिले, जगजीवन राम जो कंटेंडर थे टॉप पोस्ट के वो उससे बाहर हो जाए। ये मैंने पढ़ा है, बहुत कुछ छपा है, सूर्या मैगजीन के वो 3 पन्ने 4 पन्ने भी मैंने पढ़े हैं जिसमें राजनारायण का पूरा इंटरव्यू छपा है, अभी गूगल पर वो सब मौजूद है। इसमें जो आपने लिखा कि जिसमें केसी त्यागी और एक और ओपी सिंह, शायद ओमपाल सिंह का जिक्र है, वो कहानी जरा बताइए, और ये कि उसमें फर्स्ट पर्सन अकाउंट बाकी से अलग क्या है? देखिए, ये जो है ना किस्सा, कैसे इन्होंने वो कॉम्प्रोमाइज्ड पिक्चर्स ली। सुरेश राम और एक लड़की जिनके साथ वो घूमते थे, सुषमा चौधरी नाम, सुषमा चौधरी, जो जाट थी, इससे भी लोग चरण सिंह का जो कैंप था वो नाराज था। तो ये क्या हुआ मुझे आज तक अथॉरिटेटिवली मैं नहीं कह सकती। तो केसी त्यागी से मिली क्या? केसी त्यागी से मिली, उन्होंने जो कहा मैंने कोट किया कि हमको मिल गए, हम इनसे टक्कर हो गई तो उनके ग्लव कंपार्टमेंट में फोटोग्राफ्स पड़ी थी तो ले ली। मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक को नहीं आइडिया होगा कि उसमें सुरेश राम जगजीवन राम के बेटे थे, जगजीवन राम डिफेंस मिनिस्टर थे, और सुरेश राम की दोस्ती किसी सुषमा चौधरी नाम की लड़की से थी जो शायद उम्र में उनसे 20 साल छोटी भी थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और उनसे कहीं मिलते जुलते थे, वेस्टर्न कोर्ट जहाँ भी है। और उस दिन मर्सिडीज कार से छोड़ने जा रहे थे, शायद मोहन मिकिन्स के पास उनकी मर्सिडीज कार से कोई दुर्घटना हुई, एक डेथ हुई, और उसके बाद सुरेश राम को लेकर जो मोहन मिकिन्स के वही अनिल वाली अंदर गए। उसी बीच कहा गया कि उनका पीछा करते हुए बाइक पर ये केसी त्यागी जो राजनारायण के खास थे और ओपी सिंह, उन्होंने वहां से फोटो उड़ाई उस कार से। कैसे उड़ाई आप जितना बताइए। और उसके बाद वो फोटो कपिल मोहन, संजय बाली, अनिल बाली के जरिए संजय गांधी और फिर इंदिरा गांधी तक आधी रात पहुंची। वो कहानी ये जो कैसे फोटो उनके हाथ में आई, ये अथॉरिटेटिवली मालूम नहीं। 2-3 इसके वर्जन्स हैं। एक तो है ओमपाल सिंह और केसी त्यागी का कि उनके एक्सीडेंटली हाथ में आई वो थे। दूसरा है जो कि FIR लिखवाया था सुरेश राम ने कि कैसे उनका पीछा किया, निगम बोध घाट पे रोका उनकी गाड़ी को और फिर उनको लेके चले गए एक स्कूल में, और जो उन्होंने FIR कराया, FIR में कैसे वो बेहोश हो गए और उनकी फोटोज ली गई कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में। ये सब अलग चीज है। लेकिन जो फोटोज थी, जो इंटरेस्टिंग कहानी है, वो फोटोज लेके राजनारायण कपिल मोहन के घर गए और मिलने बाबू जगजीवन राम से, क्योंकि बाबू जगजीवन राम, ये फोटो तो बड़ा बवाल हो जाना था, डिफेंस मिनिस्टर थे, और बाबू जगजीवन राम को भी कपिल मोहन बहुत अच्छी तरह जानते थे, राजनारायण को भी बहुत अच्छी तरह जानते थे। तो वहीं घर में शाम को, रात को ये मीटिंग हुई है 20-25 मिनट की। अंदर गए दोनों और वापस आए, बाबूजी फिर चले गए, कपिल मोहन उनको छोड़ने गए। राजनारायण वो चाहते थे किसी ढंग से ये पब्लिक ना हो, दब जाए मामला। तो राजनारायण जैसे ही बाबूजी को लेके गए कपिल मोहन, उन्होंने कहा आज ये काबू में आ गए, और उन्होंने कहा कि बाबू जगजीवन राम ने उन्हें कुछ भी प्रॉमिस किया है, किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनाने का, पैसा, कुछ भी, तो वो डील हो नहीं पाई। और राजनारायण और संजय गांधी की जो स्ट्रैटेजी थी जब वो मिल रहे थे, वो था कैसे मोरारजी देसाई को हटाया जाए, चरण सिंह को गद्दी पे बिठाया जाए प्रधानमंत्री के रूप में, पर उससे पहले बाबू जगजीवन राम को अलग किनारे किया जाए ताकि हमेशा के लिए एक कांटा निकल जाए। हाँ, क्योंकि वो सबसे बड़े कंटेंडर वही थे। 30-32 साल से लगातार मंत्री थे वो। हाँ, मंत्री भी थे, और इंदिरा जी भी मानती थी एक बार दलित को बना दिया तो हटाना बहुत मुश्किल होगा। सबसे बड़े लीडर उस दौर के, इतना अनुभव था, इतना एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव था। जब जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट के मंत्री थे। खैर, तो ये डील हो नहीं पाई। और जब राजनारायण ने फिर इनको 15-20 फोटोज दे दी कपिल मोहन को, काफ़ी थी, कहते हैं 40-50 फोटोज थी उसमें, और वो चले गए। अब जैसे ही राजनारायण गए
तो कपिल मोहन ने अनिल बाली को कहा कि ये फोटोज तुरंत लेके तुम संजय गांधी के पास जाओ। अब ये रात के 1 बजे हैं। तो अनिल बाली ने कहा अभी? तो उन्होंने कहा हाँ अभी, तुरंत। तो वो लेके गए वहाँ, उनको उठाया कि अर्जेंट है, इमरजेंसी की बात है। तो संजय आए बाहर और कहा, फोटो देखी, कहा तू मुझे क्या पोर्नोग्राफी दिखाने आया इस टाइम रात के? तो उन्होंने कहा नहीं, ये पोर्नोग्राफी नहीं, ये सुरेश राम है। तो वो तुरंत वापस गए, इंदिरा जी को बुलाया, इंदिरा जी बाहर आई, देखा और कहा कि किस किस को ये पता है? तो उन्होंने कहा ओमपाल सिंह और केसी त्यागी। तो उन्होंने कहा दोनों को सेफ रखना और कपिल मोहन को कहना राजनारायण को भी कंट्रोल में रखना, कुछ कह ना दे। तो अब ये मीडिया में छपी नहीं, सिर्फ एक स्टोरी छपी थी इंडियन एक्सप्रेस में जो सईद नकवी ने लिखी। हाँ। और उनको ले गए थे, रामनाथ गोयनका ले गए थे बाबू जगजीवन राम के मदद करने के लिए। तो उन्होंने कहा एक कमांड परफॉर्मेंस था मेरा, ज्यादा सिंपैथेटिक था। फैक्चुअल स्टोरी जो सिंपैथेटिक परफॉर्मेंस मतलब यही हुआ ना, ऊपर से इंस्ट्रक्शन। हाँ, कमांड परफॉर्मेंस और सिंपैथेटिक टू सुरेश राम। तो बाकी मीडिया में सारा मैनेज हुआ था, किसी ने इस स्टोरी को, और हालांकि फोटोज सर्कुलेट हो रही थी। ओनली मैगजीन जिसने पिकअप किया वो मेनका गांधी की सूर्या मैगजीन थी, जिसमें फोटोज छपी और कहा कि ये रियल स्टोरी ऑफ जगजीवन राम, स्पाइंग का आरोप लगा दिया, डिफेंस के कुछ चीजें लीक हुई, ऐसा 4-5 उसकी कवर स्टोरी की जो सब हेडिंग है वो मैं सूर्या में जो मैंने देखी। तो मुझे याद है उस समय एक बहुत बवाल हुआ था इसको लेके, पर बाबू जगजीवन राम उस समय लोग उन्हें जनता पार्टी के अंदर भी हो सकता है फ्यूचर का प्रधानमंत्री देख रहे थे। मोरारजी से लोग तंग आ रहे थे, जनसंघ वाला ग्रुप चाहता था बाबू जगजीवन राम को। तो इस किस्से के बाद थोड़ा हास्य पे चले गए, सेट बहुत बड़ा सेट। तो इसका मकसद तो एक बड़ा मकसद यही था कि एक ऐसे दलित नेता का जो देश का प्रधानमंत्री का दावेदार था, इंदिरा गांधी के लिए भी चैलेंजर था, मोरारजी के समय एक समानांतर प्रधानमंत्री के दावेदार थे, इसको इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन ये करो कि उसके बाद हमेशा जगजीवन राम का पॉलिटिकल करियर उस टॉप पोस्ट के लिए खत्म। हालांकि मैं नहीं मानती कि टॉप पोस्ट के लिए सिर्फ इस किस्से से वो हुआ। एक था, ऐसा नहीं है कि वो इन नजरों से नहीं देखे गए, पर एक जब ये हुआ एक सेटबैक था। ये तो एक खुद को सेटबैक भी तो होता है। जैसे वो देख के पढ़ के, इसी में मैंने पढ़ा आपकी किताब में ही कि इतने परेशान थे बाबूजी जगजीवन राम कि उन्होंने कृष्णकांत जो एमपी थे उनको फोन किया, उनके घर पहुंचे भागे भागे, और कृष्णकांत के पैरों पर उन्होंने अपनी गांधी टोपी रख दी कि अब मेरी इज्जत बचा लो। और एक बेटे ने फिर बाप को डुबा दिया, पहले फोन पे ये कहा और फिर उनके घर गए। तो ये तो उनके भीतर की छटपटाहट की कल्पना कर सकते हैं कि वो कितने उस उम्र में परेशान होंगे। और वो सुरेश राम के बहुत करीब थे। हालांकि सुरेश राम would get into trouble बार बार, उनकी पर्सनालिटी वो थी। लेकिन जब उनकी डेथ हुई ना अंत में सुरेश राम की, तो बाबू जगजीवन राम ने कृष्णकांत को ये कहा था, मैं बिल्कुल टूट गया हूँ। तो बेटे के तो बहुत करीब थे ही। तो हाँ, और कृष्णकांत को उन्होंने बोला कि ये मैनेज करो मेरे लिए। और कृष्णकांत बाबू जगजीवन राम के बहुत करीब थे। वो ही एक थे, बहुगुना भी थे, और उनकी जो कोर टीम थी। लेकिन वो जाते थे रात के 11 बजे बाबूजी को मिलने। जब उन्होंने छोड़ी कांग्रेस, उससे 1-2 महीना पहले ये चर्चा चल रही थी उनके ग्रुप में, और जिसका हिस्सा कृष्णकांत थे। ये जानते थे कि क्यों वो छोड़ना चाहते हैं। उनको आभास भी था कि शायद इंदिरा जी इलेक्शंस भी अनाउंस कर दें। ये दिसंबर की बात है 1976 के। कपिल मोहन की भूमिका का जो जिक्र किया, जिसमें जनता पार्टी की सरकार का गिरना, उसकी पटकथा जो तैयार हो रही थी। जनता पार्टी की सरकार क्या, पहले मोरारजी को अपदस्थ करके चरण सिंह को बनाना। हालांकि वो भी इंदिरा गांधी के दिमाग में, इसमें भी यही लग रहा गेम प्लान तो यही होगा कि कुछ दिन की बात है, उसके बाद देश में माहौल बदले। लेकिन उस समय भी जो आपकी किताब में भी जिक्र है, मैंने अलग अलग जगह भी पढ़ा है कि राजनारायण
के से संजय गांधी की मुलाकातें, वो कपिल मोहन के यहाँ पूसा रोड में आधी रात को, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग आपने लिखा है। उसको देख के लग रहा है कि सिनेमा चल रहा है और विजुअलाइज हम कर रहे हैं कि कार से जा रहे हैं कमलनाथ और अकबर अहमद डम्पी, वो बाहर वेट कर रहे हैं, अंदर मीटिंग चल रही है राजनारायण और उनकी, उसमें पुष्पा मोहन के हवाले से कि साउंड प्रूफ था ताकि कोई सुने नहीं। तो ये सब मुलाकातें जब हो रही थी तो जनता पार्टी के लोगों को भी तो पता चल रहा होगा कि हो रहा है। ये बहुत अजीब चीज है जो कि आरएसएस और भाजपा, उस समय जनसंघ जो था, जो मर्ज कर गया था जनता पार्टी में, लेकिन डुअल मेंबरशिप उनका नहीं होना चाहिए, पार्टी का भी और आरएसएस का भी। ये सोशलिस्ट ग्रुप्स ने उठाया, मधु लिमये और इन लोगों ने बवाल किया, मधु लिमये और राजनारायण ने उसकी अगुवाई की थी। लेकिन 76 में ही इतना मिल रहे थे वो संजय गांधी से, मधु लिमये को पता भी नहीं था। उन्होंने 6 महीने बाद 77 में जब पूछा था राजनारायण से, उसका भी मैं जिक्र किया मैंने कि आप कब से मिल रहे थे, आप संजय गांधी से मिले क्या? तो उन्होंने कहा हाँ 2 बार शायद मिलने आए थे पर हमने कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। लेकिन किसी को आभास नहीं होने दिया कि किस तरह से उनके रिश्ते बदल गए थे इंदिरा गांधी के साथ, और वो क्या कर रहे थे संजय से मिलके कि किस तरह से मोरारजी को हटाया जाए, चरण सिंह को बिठाया जाए। तो ये सोशलिस्ट लोगों को भी नहीं पता, बहुत कम लोगों को पता था ये। जैसे एक जगह आपने लिखा है जब राजनारायण स्वास्थ्य मंत्री पद से उनको हटाया जा चुका था, वो बागी बन चुके थे, मोरारजी के दुश्मन थे, हर हाल में गिराना चाहते थे, तो एक शाम इंदिरा गांधी ने कपिल मोहन से कहा है कि आप राजनारायण से अब मिल लो, और कपिल मोहन ने शायद कहा आप मिलिए, तो कहा मैं नहीं मिलूंगी, संजय मिलेंगे। तो जैसे अब सब कुछ पक गया, हांडी पक गई, अब उतारो उसको, अब टाइम, उन्होंने कहा समय आ गया है, अब आप मिलिए इससे, राजनारायण से। उन्होंने कहा मैं नहीं मिलूंगी, संजय मिलेंगे। उस महीने में वो बहुत केयरफुल थी। अब आरएसएस से भी उन्होंने बातचीत शुरू की, मतलब 77 से पहले ही उन्होंने मैसेज भेजा था इलेक्शन से कि संघ चुनाव से अलग हो जाए। तो वापस जो मैसेज भेजा था बाला साहब देवरस ने कि टू लेट है, बाद में इलेक्शन के हम बात करेंगे। तो 1977 से 80 से टीवी राजेश्वर भी लिखते हैं अपनी किताब में, और लोगों ने भी कहा है कि किस तरह से इन टच थे। और इंदिरा जी जो प्राइवेटली कहती थी, जो राजेश्वर ने भी कहा है और अनिल बाली भी कहते, प्राइवेटली कहती थी कि 353 सीट्स मेरी नहीं आती, संघ का कहीं ना कहीं या तो न्यूट्रल हो जाना या हेल्प करना उसकी वजह से हुआ, वो मानती थी। पब्लिकली कभी नहीं कहा उन्होंने, कभी भावराव देवरस और इससे, और फिर 80 के बाद तो राजीव गांधी मिले भावराव देवरस से, 4 बार मिले। और 84 में तो हमें पता ही है, नानाजी देशमुख ने ओपनली कहा था, ना जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। सही बात। अब जैसे आरएसएस ने भी तो किया ही कि जब देवरस और सब जेल में थे तो आरएसएस ने इंदिरा गांधी को चिट्ठियां लिखी, देवरस ने इमरजेंसी की तारीफें की। वो भी एक दौर था जब एक तरफ देखें तो वाजपेयी, आडवाणी और सारे जनसंघ के नेता, जो जनता पार्टी बाद में बनी, वो जेल में है, और उसके बाद आरएसएस प्रमुख सब इंडोर्स कर रहे हैं इमरजेंसी को। देखिए उसमें भी बाल ठाकरे का बहुत बड़ा हाथ था। इंदिरा गांधी ने कमलनाथ को भेजा था बाल ठाकरे से मिलने। बाल ठाकरे तो क्रिटिक थे कांग्रेस के, लेकिन इमरजेंसी पे उन्होंने सपोर्ट किया था, और उन्होंने आरएसएस के लोगों से भी बात की थी और उनको कन्विंस किया था सपोर्ट करने के लिए। तो आरएसएस का रवैया, कुछ तो जेपी के जो ग्रुप्स थे अंडरग्राउंड, उनके साथ भी लगे हुए थे, उनके लोग, जनसंघ के लोग भी अंदर थे, आरएसएस के लोग भी अंदर थे। बाला साहब देवरस को तो एकदम एंड में छोड़ा था इंदिरा गांधी ने। और ये भी था कि चिट्ठियां भी लिखी जा रही थी कि प्रशंसा करने की उनकी, कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक्विट कर दिया, आप इसकी कंग्रेचुलेशन, 15 अगस्त को आप बोली उसके लिए कंग्रेचुलेशन। फिर भी उन्होंने नहीं जवाब दिया, तो फिर विनोबा भावे से उन्होंने कहा। तो विनोबा भावे का भी रोल था इस चीज में। शुरू में तो अनुशासन पर्व करके उन्होंने समर्थन किया, बाद में वो चुनाव के पक्ष में आए कि जल्दी चुनाव कराया जाए। उनका रोल था चुनाव जल्दी कराया जाए उसमें, बिल्कुल। और इंदिरा गांधी, जो शुरू में ही आपने कहा, इंदिरा गांधी को आईएनबी बोल रहा हूँ, आईबी और बाकी से उनको लग रहा था कि फीडबैक दिया जा रहा था कि फिर से सरकार बन जाएगी, कहीं न कहीं शायद ये भी उनको 340 सीटें आ रही हैं। लेकिन मुझे लगता है वो पूरा बिलीव शायद नहीं करती थी। और उन्होंने बाद में जिस चीज़ से मैंने स्टार्ट किया, ये अनिल बाली और कपिल मोहन को जो उन्होंने कहा कि मुझे
कैंपेन के दौरान ही आभास हो गया था कि शायद चीज़ें ठीक नहीं हैं, क्योंकि जब वो अपना नॉमिनेशन फाइल करके बाहर निकलती हैं, लोगों से बात करती हैं, तो उत्साह नहीं था। फिर दिलीप कुमार उनके लिए कैंपेन करने आते हैं वेस्टर्न यूपी में। जैसे ही दिलीप कुमार अपनी स्पीच खत्म करते हैं और इंदिरा गांधी शुरू करती हैं, तो लोग उठ के चल दिए। तो कहीं उनको सिग्नल्स आ रहे थे कि चीज़ें ठीक नहीं हैं। एक संजय गांधी पर, चूंकि लंबा हो गया, संजय गांधी के तानाशाही रवैये, उनके तरीके, जिस ढंग से संजय गांधी की कोठरी थी, जिसमें कमलनाथ से लेकर बाद के दिनों में डंपी और बहुत सारे लोग थे, बंसीलाल मुख्यमंत्री होते हुए संजय गांधी के लिए जिस तरह से मारुति के नाम पर जमीनें एक्वायर की गई रातों रात, किसानों की, और किसी की कोई भूमिका नहीं औने पौने दाम में। और एक चर्चित है कि बछड़े को कब्जे में रखो तो गाय अपने कब्जे में रहती है। ये सब बहुत सारी कहानियां हो रही। संजय गांधी पर आपने थोड़ा कम लिखा है, मतलब उनके इमरजेंसी के दौर में संजय गांधी के क्रियाकलाप और आरोपों पर, जिसमें रुखसाना सुल्ताना जो अमृता सिंह की मां है, दुजाना हाउस, नसबंदी, बहुत सारी चीजें, वो जानबूझकर आपने छोड़ा, या आप एक सीमित दायरा में, चूंकि 5-6 को लिखना था तो वक्त और पन्ने कम थे? देखिए, उस पर बहुत कुछ निकला हुआ है संजय गांधी के ऊपर। दूसरा, मुझे तो इंदिरा गांधी के डिसीजंस को देखना था, उस चीज में संजय कहाँ तक रेलेवेंट है, कहाँ इन्फ्लुएंस कर रहे थे, कहाँ इन्फ्लुएंस कर रहे थे, और क्या रोल था उनका। और जैसा आप कह रहे हैं 80 पन्नों में मुझे सब कुछ समेटना था। उसी 80 पन्ने में इंटरेस्टिंग चीज मिली मुझे कि वो उतने शॉर्ट टेम्पर्ड थे, टेम्परामेंटल ऐसे थे संजय गांधी, कि वीर बहादुर सिंह के साथ कहीं गाड़ी में जा रहे, मैं लड़कों को अपने सहयोगियों को सुना रहा था, गाड़ी में कहीं जा रहे थे और रास्ता भटक गए, कहा अब कहाँ जाना है, तो वीर बहादुर सिंह ने कहा कि अब मुझे भी पता नहीं, तो वहीं उतार दिया। वो कहे कि कहाँ हम पहुंच गए मुझे पता नहीं है, किसी पत्रकार ने मुझे बताया था, जिसको वीर बहादुर सिंह ने बताया था। तो उन्होंने कहा निकल, वहीं छोड़ के एब्सोल्यूट उजाड़ जगह पे छोड़ के निकल गए गुस्से में। तो वो ये बात सही है कि उनका एक बार मैंने इंटरव्यू किया था उनका। अच्छा, संजय गांधी का इंटरव्यू किया था आपने? मैंने किया था। अच्छा। लेकिन कुछ नहीं बोले। हाँ, क्योंकि जितनी जगह मैं देखता हूँ कि इंटरव्यू बड़ा कट शॉर्ट है, मतलब वन लाइनर मतलब आपके ये हारने के बाद की बात है। ये मारुति जगह जहाँ थी वहाँ गए थे, एक छोटा सा कमरा था, मैं हिम्मत वीकली में थी, और कुछ जैसे कहते हैं ना, एक चीज नहीं दी जो कि हेडलाइन बन सके या उसका कुछ निकल सके, एक स्टोरी का हिस्सा बन गई थी। और वो सीधा आपके देखते भी नहीं थे, सीधा जवाब दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं। तो मेरा इंप्रेशन संजय गांधी के बारे में बहुत अलग सा था, पर उनको हो सकता बोला गया हो कि बिल्कुल कुछ नहीं कहना और लो की रखना है। बाय नेचर भी होगा, जो आदमी इतने एरोगेंटली बड़े बड़े फैसले कर रहा हो, करवा रहा हो, मुख्यमंत्री लाइन लगा के वहां खड़े रहते हो, सारे पावर कॉरिडोर के लोग संजय गांधी की एक तरह से कहें चमचागिरी या उनको खुश करने में लगे हो, वो कम बोलना तो उसका अपना स्वभाव भी हो सकता है, क्योंकि सोलन में भी वही कहानी है, कम बोल रहे हैं। अब मैं विनोद मेहता की शायद द संजय स्टोरी में देखा कि किसी इंटरव्यू का जिक्र है, वन लाइनर, सवाल में 10 शब्द है, संजय के जवाब में 3 शब्द हैं। तो शायद नेचर था, और संजय का तो नारा भी था, काम ज्यादा बातें कम टाइप का। बिल्कुल था, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे लगता है बाय नेचर संजय गांधी बोलने से बचते थे। अच्छा, वो क्या बनते अगर जिंदा रहते? हाँ, ये एक बड़ा सवाल होता। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये किस जगह, किस तरफ देश को ले जाते। हाँ, और तब तो पूरी राजनीति अलग होती। राजीव गांधी नहीं होते मतलब उस सीट पर 82 में, जहां से लेकर राजीव गांधी 84 में दिशा ही बदल दी थी, कुछ और होता। वो सवाल ही रहेगा। बिल्कुल। क्या रिवेंजफुल थे आखिर में? करो, संजय गांधी भी रिवेंजफुल हो सकते थे जब उन्हें ये डर था इंदिरा गांधी को कि चरण सिंह और उस सरकार से संजय गांधी को खतरा है मोरारजी देसाई में। तो संजय, हालांकि काल्पनिक सवाल है, लेकिन संजय गांधी क्या बाय नेचर रिवेंजफुल थे, अपनी कोटरी के प्रभाव में थे, ज्यादा दूसरों का सुन के करते थे, या एकदम अपने फैसले करना और बाकी लोगों से अमल करवाना, बाकियों की यही भूमिका? हाँ, ये सब चीजों का मिश्रण था। चलिए, बात लंबी हो गई, और नीरजा जी, अब शायद बात करते करते आदमी थकता भी है, तो अब नीरजा जी ने भी तय किया कि मेरे सवाल का जवाब एक ही लाइन में देंगी।
तो इसलिए इस बातचीत को हम खत्म करते हैं, लेकिन बहुत दिलचस्प किताब है। फिर से मैं चाहूंगा कि आप लोग इस किताब को पढ़िए जरूर। इस किताब की कीमत है 999, 1000 रुपये। हालांकि मैंने नीरजा जी से आग्रह किया है कि ये किताब हिंदी में भी आनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले, और ऐसे ही कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने उसमें वो हिस्से देखे हैं जो वाजपेयी वाले और वीपी सिंह वाले और नरसिंह राव खास तौर से, जब बाबरी मस्जिद गिर रही थी, ढहाई जा रही थी 6 दिसंबर 1992 को, उस समय की कहानी, और एक रिपोर्टर के तौर पर एक डायरी की तरह आपको दिखेगा, जैसे कोई आदमी डायरी लिख रहा हो। तो बहुत अच्छा लगा नीरजा जी, धन्यवाद बहुत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर तक आई, और फिर मुलाकात होगी। बिल्कुल, थैंक यू।